आज के पेप्लॉग में जे किसका लहू है कौन मरा, ए रहबरे मुल्क ओ कौम बता, जे जलते हुए घर किसके हैं, धरती की सुलगती छाती से जे बेचैन शरारे पूछते हैं, तुम लोग जिन्हें अपना न सके वो खून के धारे पूछते हैं, सड़कों की जुबां चिल्लाती है सागर के किनारे पूछते हैं, किस काम के हैं जे दीनो धर्म जो शर्म का दामन चाक करें, किस तरह के हैं जे देशभक्त जो बसते घरों को खाक करें। ये लाइनें हमारे बहुत मशहूर नगमा निगार शायर साहिर लुधियानवी जी की हैं, जिन्होंने भारत में खून खराबा होते देखकर ये सब कुछ लिखा था। सारा भारत सदमे में है। पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को जिस जगह पर भारतीय सैलानियों को दोपहर 2:40 से लेकर 3 बजे तक दहशतगर्दों ने अपनी गोलियों का निशाना बनाया, इससे बड़ा जघन्य अपराध और कोई हो नहीं सकता। जिस किसी ने भी ये सुना उसकी आंख नम हो आई, सिवाय उन मौत के सौदागरों के जो उसके बाद भी भरी सभाओं में हंस हंस कर बातें कर रहे थे। मैं ये जगह तकरीबन 43 साल पहले देख चुका हूँ। तब उस वक्त यहाँ पर कोई भी खाने पीने का स्टॉल नहीं हुआ करता था। हम 5 दोस्त कश्मीर घूमने गए थे। तब कश्मीर की वादियों में ऐसी शांति थी कि मन पुलकित हो उठता था। हम सभी जगह घूमे और हमने कहीं भी हिंदू मुस्लिम के घृणा करने के किस्से किसी से नहीं सुने। कुछ यूट्यूबर ने यूट्यूब पर अपने वीडियो में सुरक्षा में चूक हो जाने का जिक्र किया है और हमारी केंद्रीय सरकार ने भी इसमें इस बात को माना है कि सुरक्षा में वहाँ पर चूक हुई है। यूट्यूबर ने सीधा सीधा निशाना भारतीय सरकार को बनाया है और उधर कुछ हमारे प्राइवेट चैनल हैं जिन्होंने सिर्फ अपने फ़ायदे को देखते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो सरकार का गुणगान किए जा रहे हैं और हिंदू मुस्लिम में फूट डालने का काम कर रहे हैं। जबकि होना तो ये चाहिए कि इस वक्त जहाँ सारे विश्व से शोक संदेश प्राप्त हो रहे हैं, हमें भी अपने भारतीय उन परिवारों के साथ हमदर्दी है जिन्होंने अपने घर के बहुमूल्य जी खोए हैं। ताज्जुब की बात है कि हर बार उन्हीं प्रदेशों में ऐसी चूक होती है जिसमें किसी अन्य पार्टियों की सरकारें हैं, जहां पर 26 लोग मारे गए, लेकिन वहां के मुस्लिम भाइयों ने जो अपना किरदार सारी दुनिया को दिखाया है वह आज से पहले कभी भी देखा नहीं गया। उन्होंने जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया। इस किस्से में उस लड़की की फोटो दिखाई जा रही है जो अपने पति की लाश के साथ तड़पत हुए बैठी है। उसे कुछ नहीं पता चल रहा कि 2 पल में ही उसका संसार उजड़ गया। जहां पर एक लड़की ने यह बताया है कि उसने इस नरसंहार में अपने पिता को खोया है, पर उसी के साथ 2 मुस्लिम भाई भी पाए हैं जिन्होंने उसे और उसके परिवार को इस मौत के मुंह से निकाला। उसका कहना है कि उसके पिता को मारने के बाद दहशतगर्द ने उसके सर पर भी बंदूक की नाली लगा दी थी, पर उधर से जब उसके जुड़वा बच्चों की चीख सुनी तो शायद उसने उसे नहीं मारा। मुस्लिम लड़के सैयद आदिल शाह हुसैन को भारत के एजाज से सम्माना जाना चाहिए और उसके परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपया भारत सरकार की ओर से मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसा साहस मौत के आगे कोई भी नहीं दिखा पाता। इससे हम कश्मीरी भाई बहनों का भरोसा जीत सकते हैं कि सरकारें सिर्फ अकेले हिंदू समुदाय के लिए ही कुछ नहीं करती, उनके लिए हर वह शख्स मूल्यवान है जो दहशतगर्दी के आगे सीना तान कर खड़ा हो जाता है। कोविड के दौरान मरने वाले कुछ लोगों को केजरीवाल ने दिल्ली में 1-1 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की थी, जिनमें से कुछ नाम वैकाली सरकार, शिवोजी मिश्रा और नितिन तंवर इत्यादि थे। इसके साथ ही उनके एक मेंबर को सरकारी नौकरी भी दी गई। महाराष्ट्र सरकार ने परिवार को 5 लाख रुपए देकर इसकी शुरुआत की है। हमें उन मां बहनों की भी प्रशंसा करनी होगी जिन्होंने कश्मीर में इस हत्याकांड के खिलाफ जुलूस निकाला और जिनके हाथों में तख्तियों पर यूनाइटेड इन ग्रीफ फॉर पहलगाम यानी वह पहलगाम में नृशंसता भरे कार्य के खिलाफ दुखी लोगों के साथ हैं और वह शांति के लिए इकट्ठी हुई हैं। इसी तरह श्रीनगर की डल झील में शिकारा हाउस बोट चलाने वाले सैकड़ों लोगों ने हाथों में यूनाइटेड अगेंस्ट टेरर आतंक के खिलाफ एकजुटता का नारा देते हुए प्रदर्शन किया। उधर दूसरी तरफ हमारे टीवी चैनलों पर बैठे हुए वक्ता और एंकर चिंघाड़ कर फालतू के व्याख्यान देकर सरकार के पक्ष की प्रतिपूर्ति कर रहे हैं और हमारी केंद्र सरकार की नाकामियों को छुपाकर अपने लिए खेज भूमि की फसल काट रहे हैं। इनकी रिपोर्टिंग को असल में अंधे लोगों के लिए ही कहा जा सकता है।
अंधे धृतराष्ट्र को उनका सारथी संजय लड़ाई का विवरण बताता है। असल में यह भारत के गृह मंत्री, जिन्हें मॉडर्न चाणक्य कहा जाता है, की ही सबसे बड़ी नाकामी कहा जा सकता है। वह सिर्फ राजनीतिक दांव पेंच में ही दक्ष हैं कि कैसे सरकारें बनानी हैं। कौटिल्य या चाणक्य, जिन्हें अर्थशास्त्र लिखने का श्रेय दिया जाता है, उन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। बेशक वह अपने कार्य में सफल हो गए, जिसे विशाख दत्त ने अपने नाटक मुद्रा राक्षस में अच्छी तरह से चित्रित किया है। राक्षस राजा नंद के महाअमात्य राक्षस की अंगूठी है, जिसे वह अपने किसी भी लिखती संदेश के साथ मोहर लगाकर भेजता है। असल में मेरा मकसद इस कहानी को सुनाने का यह है, बेशक मुद्रा राक्षस में कौटिल्य साम दाम दंड भेद के आधार पर अमात्य राक्षस को काबू करने में सफल हो जाता है, पर हमारे अमात्य इसमें फेल हो गए। पेश है कहानी। नंदों का साम्राज्य बुरी तरह तहस नहस किया जा चुका है। राजा नंद ही नहीं, उनके परिजन भी मारे जा चुके हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने सत्ता तो हासिल कर ली है, लेकिन मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में अराजकता है। नंद के लोग चंद्रगुप्त के विरुद्ध सक्रिय हैं और वह उसे खत्म कर देना चाहते हैं। अभी राज्य दरबार में चंद्रगुप्त का प्रवेश होना बाकी है। अस्थायी अमात्य के रूप में चाणक्य ने कार्यभार संभाला हुआ है, लेकिन वह स्वयं को इसके लिए अनुपयुक्त समझ रहा है। चंद्रगुप्त का अमात्य होना उसे अपने सम्मान और प्रकृति के अनुकूल नहीं महसूस हो रहा। वह क्रोधी स्वभाव का है और अमात्य पद प्राप्त कर लेने के बावजूद सम्राट चंद्रगुप्त को हमेशा अपमानजनक, वृषल, नीच, शूद्र कहकर संबोधित करता है। शायद वह अपनी प्रकृति से ही मुंह फट है। चाणक्य को पता चलता है कि नंद का अमात्य राक्षस चंद्रगुप्त के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है। पर्वतराज मल्ल केतु, जिसके पिता की चाणक्य और चंद्रगुप्त ने विषकन्या द्वारा हत्या करा दी थी, अनेक जवन म्लेच्छ व्यक्तियों के साथ मिलकर पाटलिपुत्र पर आक्रमण की योजना बना रहे हैं। चाणक्य नंदकाल के पूर्व अमात्य राक्षस की कूटनीतिक ताकत से परिचित हैं। उनके कान खड़े हो जाते हैं। उन्हें जानकारी मिलती है कि राक्षस अपना परिवार सेठ चंदन दास के हवाले करके पाटलिपुत्र छोड़ चुका है। संकट दास और शपनक जीव सिद्धि जैसे कुछ अन्य लोग भी राक्षस का सहयोग कर रहे हैं। असल में चाणक्य का यह मकसद है कि राक्षस चंद्रगुप्त का मंत्री होना स्वीकार कर ले। एक सामान्य घर में चंद्र ग्रहण पर ब्राह्मणों के भोज की चर्चा चल रही है कि पीछे से आवाज गूंजती है कि मेरे रहते कौन है जो चंद्र जानी चंद्रगुप्त को ग्रस ले। चंद्रगुप्त अपनी चिंता जाहिर करता है कि नंद वंश के विनाश से रुष्ट होकर उसका अमात्य राक्षस पर्वतराज मल्ल केतु से जा मिला है और चंद्रगुप्त के खिलाफ योजनाएं बना रहा है। चाणक्य को राक्षस की एक मुद्रा या अंगूठी मिल जाती है। वह संकट दास से एक झूठी चिट्ठी लिखवाकर उस पर राक्षस की मुद्रा का निशान बनवाता है। राक्षस और उसकी मुद्रा के कारण ही इसका नाम मुद्रा राक्षस रखा गया है। चंद्रगुप्त विरोधी गतिविधियां पाटलिपुत्र में गहरा रही हैं। अब राजा नंद के समर्थक यह योजना बना रहे हैं कि जब भी भव्य राजमहल में चंद्रगुप्त प्रवेश करे तो उन्हें वहीं ही मार दिया जाए। हथनी पर बैठकर चंद्रगुप्त राजदरबार में प्रवेश कर रहा था कि विशाल दरवाजा एक साजिश तहत गिरा दिया जाता है। यदि हथनी तेजी से नहीं बढ़ गई होती तो निश्चय ही चंद्रगुप्त मारा जाता। उसके बाद चंद्रगुप्त और चाणक्य के बीच कौमुदी महोत्सव के आयोजन को लेकर कटुता बढ़ जाती है। चंद्रगुप्त ने शरत पूर्णिमा के रोज कौमुदी महोत्सव के आयोजन के आदेश दिए हैं, लेकिन चाणक्य इसे बंद करा देता है। एक दूसरे अवसर पर अनुदान देने से भी चाणक्य राजा को रोक देता है। इससे राजा बहुत रुष्ट हो जाता है और वह चाणक्य को नजरअंदाज करना शुरू कर देता है। चाणक्य इस मतभेद का भी खूब प्रचार करवा देता है, इतना कि जय खबर शत्रु खेमे तक पहुंच जाए। खबर पहुंच भी गई है। अब अमात्य राक्षस मल्ल केतु को यह खबर स्वयं देता है, किंतु मल्ल केतु की टिप्पणी है कि चाणक्य के दोष ही चंद्रगुप्त की प्रजा के खिलाफ होने के कारण है। चाणक्य के हट जाने पर चंद्रगुप्त के प्रति पहले से अधिक रोष से भरपूर प्रजा इस समय उससे अधिक लगाव महसूस करेगी। अब पर्वतराज मल्ल केतु को ज्ञात होता है कि उसके पिता चाणक्य की साजिश से नहीं, अमात्य राक्षस की दुष्ट योजना द्वारा मारे गए हैं, क्योंकि जो पत्र उसके पास भेजा गया था वह यही तस्दीक करता था कि उसके ऊपर अमात्य राक्षस की मुद्रा का निशान था। धीरे धीरे मल्ल केतु और राक्षस में मतभेद उभरने शुरू हो जाते हैं। मल्ल केतु राक्षस को संदेह की दृष्टि से देखने लगता है। दोनों के बीच कहासुनी हो जाती है और अमात्य राक्षस अब स्वयं को निराश अनुभव कर रहा है। अब वह सोचता है कि मैं कितना अभागा हूं, अब मैं क्या करूं।
मल्लयदास से अपमानित होकर अमात्य राक्षस पाटलिपुत्र में प्रवेश करता है। उसे पता चलता है कि उसके मित्र चंदन दास पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े हैं। उसका दोष केवल यह है कि उसने अमात्य राक्षस के परिवार को छिपा रखा था और मित्र धर्म के नाते राजा को नहीं बता रहा था। उसे राजा से मृत्यु दंड मिल चुका है और उसे फांसी देने की तैयारी हो रही है। अमात्य राक्षस अपने मित्र चंदन दास से मिलता है और वह अपने आप को जाहिर कर देता है कि मैं ही राक्षस हूं, जिसके संधान के लिए चंदन दास को मृत्यु दंड दिया जा रहा है। अभी चाणक्य वहां पर आ जाता है। अब वह बोलता है, चंद्रगुप्त की विशाल सेना और मेरी बुद्धि एक साथ बहुत दिनों तक जिसे ढूंढने में चकराती रही। ऐ अमात्य राक्षस, मैं विष्णुगुप्त आपको प्रणाम करता हूं। इसके बाद चाणक्य उसे हासिल करने के लिए अपनी कूटनीतिक चाल को भी बता देता है कि मैंने ही शंकरदास से उसकी अज्ञानता में झूठी चिट्ठी लिखवाई थी और उसी के ऊपर आपकी मुद्रा चुराकर उस पर निशान बनाया था। उसी वक्त वहां पर चंद्रगुप्त आ जाता है। चाणक्य उससे कहता कि अत्यंत आदरणीय अमात्य मुख्य राक्षस को प्रणाम करो। चंद्रगुप्त उन्हें प्रणाम निवेदित करता है। थोड़े से ना नुक्कर के पश्चात चंदन दास की जीवन सुरक्षा हेतु राक्षस चाणक्य के उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है जिससे उसे चंद्रगुप्त का महामंत्री बनना है। इस नए अमात्य के रूप में उसका पहला निवेदन राजा से यह होता है कि मल्ल केतु के प्राणों की रक्षा की जाए। चाणक्य इस पर हामी भरता है और अमात्य राक्षस का यह पहला आदेश है, हमें इसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। चंद्रगुप्त मल्ल केतु को उसके पैतृक राज्य वापस कर देता है। इसके साथ ही चंदन दास को पूरे साम्राज्य के व्यापारिक संघ का प्रमुख घोषित किया जाता है। इस तरह चाणक्य अपने मकसद में कामयाब हो जाता है और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है। ये कहानी विशाखा दत्त की लिखी हुई है जो कि नंद साम्राज्य के खत्म होने के बहुत बाद लिखी गई और कुछ ने तो यहां तक कहा कि चाणक्य नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं हुआ, क्योंकि मैगथनीज ने भी इसका कोई जिक्र नहीं किया और यह एक कल्पित मात्र है। आज के एपिसोड में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन।